हेलो दोस्तों, वेब गुरुकुल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के चैप्टर में पदार्थ का जो होता है, हमारे आसपास के पदार्थ, उस चैप्टर में हमने तत्व और यौगिक का जो सेशन था उसको हम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए थे। ठीक है, उसको हम पूर्ण रूप से अभी यहाँ पर इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम तत्व और यौगिक को अलग अलग दोनों को समझते हैं। ठीक है, एक को हम लोग तत्व लिखते हैं, दूसरा यौगिक। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं कि तत्व होता क्या है। ठीक है, जो प्रकृति में सिंगल अवस्था में रहता है उसे हम तत्व कहते हैं। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में 118 जो तत्व मिले हैं वो क्या है? तत्व है। यानी कि जो अकेले रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? तत्व। जैसे कि मान के चलिए हम लिखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, ये सब क्या है? ये सारे और भी बहुत सारे हैं, 118 को हैं, वो सब क्या है? तत्व है। यानी जो अकेले रहेगा उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है धातु। पहला कौन सा होता है? धातु, जिसे हम मेटल कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? तो अधातु। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? अधातु। और तीसरा कौन सा होता है? उपधातु। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में धातु को मेटल कहते हैं, उपधातु को नॉन मेटल कहते हैं, और उपधातु बोल रहे हैं, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं, उपधातु को मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, आइए हम इन तीनों के बारे में समझते हैं। धातु किसे कहते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए ना, एकदम आसानी से धारा फॉलो हो जाए, उसे हम धातु कहते हैं। यानी करेंट का प्रवाह आसानी से जिसमें हो जाता है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने लिखा सोना। ठीक है, आप लोग देखिएगा तो सोना में धारा करेंट का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, और हम लिख रहे हैं चांदी। ठीक है, चांदी में भी धारा का प्रवाह यानी करंट का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, या फिर लोहा। ठीक है, बहुत सारी और भी धातुएं हैं। तो जिस धातु किसे कहेंगे? तो जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उपधातु किसे कहेंगे। ठीक है, तो उपधातु किसे कहेंगे? उपधातु नहीं जी, अधातु। ठीक है, अधातु किसे कहेंगे? तो जिसमें धारा का प्रवाह थोड़ा बहुत नहीं होता है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम अधातु कहते हैं। ठीक है, तो अब अधातु किसे कहेंगे? तो अधातु के अंतर्गत हम पूरे गैस यानी कि जितने भी गैस होती है वो सबको और कार्बन को रखते हैं। ठीक है, इन सब में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम अधातु की, तो जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अधातु। तो अधातु में किसको रखते हैं? जितने भी गैस होते हैं उस सबको और कार्बन को हम अधातु में रखते हैं, जो कि ऑक्सीजन। मान के चलिए गैस में हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन में धारा का प्रवाह होता है तो हम श्वसन जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हम लोग में करंट प्रवाह कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी गैस होती है उन सब में धारा का प्रवाह यानी करंट का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपधातु की। ठीक है, तो जब हम उपधातु की बात कर रहे हैं मेटलॉइड की, तो इसमें धारा का प्रवाह थोड़ा बहुत यानी कि तनी करंट का प्रवाह इसमें होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत करंट का प्रवाह होगा तो उसे क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम, इन दोनों में धारा का प्रवाह थोड़ा बहुत होता है। कि कंप्यूटर या फिर आजकल मोबाइल, ठीक है, और भी चीजें हैं, आजकल स्कूटी ऑटोमोबाइल में भी बन रहा है, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? उपधातु के। यानी कि जो वस्तु सिलिकॉन से मिलकर के बनी होगी उसे हम इलेक्ट्रिकल कहते हैं, इलेक्ट्रिक वस्तु कहते हैं। ठीक है, और जो वस्तुएं धातु से मिलकर के बनी होगी उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा अंतर, कि जो वस्तु सिलिकॉन से मिलकर के बनी, जिस वस्तु में सिलिकॉन का यूज किया जाता है ना, वो वस्तुएं इलेक्ट्रिक होती है। ठीक है, और जिस वस्तु में धातु का प्रयोग किया जाता है वो वस्तु इलेक्ट्रॉनिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये समझा कि धातु, अधातु और उपधातु क्या होता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक किसे कहते हैं? ये पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं? जिसका अपना सूत्र हो, फॉर्मूला हो, या फिर डेफिनेशन के तौर पर ये समझेंगे कि जो तत्व से, दो तत्व से के मिलने से जो चीज बनता है ना उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है,
तत्व के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अपनी भाषा में क्या समझेंगे हम, यौगिक किसे कहते हैं? तो जिसका अपना फॉर्मूला और सूत्र हो उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं H2O, ये जल है, इसका अपना फॉर्मूला है, इसे हम यौगिक कहेंगे। अगर यही बात कर रहे हैं दूध का, तो दूध का अपना फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम उसको यौगिक के अंदर नहीं रखते, ठीक है। यौगिक आप लोगों को समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि यौगिक को कितने भागों में बांटते हैं। तो यौगिक को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला के अंतर्गत हम रखते हैं अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो पहला में क्या रखते हैं? अकार्बनिक, और दूसरा में कार्बनिक, ठीक है। तो अकार्बनिक किसे कहेंगे? तो जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे हम अकार्बनिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन होगा उसे हम कार्बनिक कहेंगे। ये आप खुद से देख करके इसको पहचान सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम कार्बनिक का एग्जांपल दे रहे हैं, CO2, इसमें देखिए कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो जिसमें कार्बन रहेगा उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक। तो इसमें कार्बन है तो इसे हम क्या कहेंगे? कार्बनिक कहेंगे। जैसे अकार्बनिक का एग्जांपल लेते हैं कि H2SO4, बताइए इसमें कार्बन कहीं भी नहीं है, तो जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक कहेंगे, ठीक है। यही हम लिखते हैं NaCl2, तो NaCl में बताइए कहीं भी कार्बन है? नहीं। ये आप सी समझ करके इसको देख करके कार्बन मत समझ लीजिएगा, ये क्लोरीन है, C और L दोनों एक साथ है, इसलिए ये क्या है? क्लोरीन है। तो जिसमें C अलग से रहेगा वही कार्बन होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं CaCO3, इसमें कार्बन है, ये तो कैल्शियम है, ठीक है। उसके बाद C अलग से है तो कार्बन है, ठीक। तो जिसमें कार्बन होगा उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक कहेंगे, ठीक है। और जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे हम अकार्बनिक कहेंगे। ये तो हो गया यौगिक के बारे में हम समझ लिए, ठीक है। इसके बाद एक और था मिश्रण, ठीक है, जिसको हम पिछले वीडियो में समझा भी चुके थे। यहाँ भी थोड़ा बहुत उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए। मिश्रण, ठीक है। मिश्रण होता क्या है ये पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। मिश्रण किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ को 2 अनुपात में, किसी निश्चित अनुपात नहीं, किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाकर उसका कोई मिश्रण बना देना क्या कहलाता है? घोल बना देना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, ठीक है। कोई भी 2 विलियन ले लीजिए, ठीक है, और उसको मिला करके किसी अनिश्चित अनुपात में कोई विलियन यानी कि कोई घोल बना दीजिए, उसे क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हम चीनी या पानी या नमक लेकर के एक अलग अलग अनुपात में लेकर के और उसको घोल देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। मिश्रण कहने का सेंस क्या है? कोई भी चीज लेकर के अलग अलग अनुपात, कोई जरूरी नहीं है कि हम आधा किलो 1 किलो ही लेंगे, कोई भी चीज कितना भी लीजिए और उसको मिला दीजिए, मिला करके जो चीज उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं सममांग मिश्रण, ठीक है, और दूसरा को कहते हैं विषमांग मिश्रण, ठीक है। एक को कहते हैं इंग्लिश में हेटेरोजीनियस, दूसरे को कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है। पहला क्या है? सममांग, और दूसरा क्या है? विषमांग, ठीक है। तो इन दोनों को हम समझते हैं। सममांग मिश्रण किसे कहते हैं? तो जो इस सममांग मिश्रण उसे कहते हैं जो कि विलयन में मिलने के बाद अलग अलग दिखाई दे, यानी कि 2 पदार्थों को मिला देने के बाद भी अलग अलग दिखाई दे, उसे हम विषमांग मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जो मिल जाने के बाद जिसका घोल मिल गया उसमें अलग अलग दिखाई नहीं देगा, उसे हम सममांग कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम कहते हैं चीनी और पानी का घोल, ठीक है। तो चीनी और पानी का जो घोल होता है इसमें अलग अलग कोई चीज दिखाई नहीं देगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? सममांग मिश्रण, ठीक है। या फिर मान के चलिए हम विषमांग की बात करें तो पानी और तेल का मिश्रण, इसमें तेल और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, तो जो मिश्रण अलग अलग दिखाई देंगे उसे हम क्या कहेंगे? विषमांग मिश्रण। और जो मिश्रण अलग अलग दिखाई नहीं देंगे उसे हम सममांग मिश्रण कहेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने मिश्रण के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि मिश्रण को कुछ विधि होते हैं अलग करने के, ठीक है, जिसे हम अब यहाँ पर समझते हैं मिश्रण के पृथक करने के विधि। चलिए आइए। मिश्रण को पृथक करने के विधि, ठीक है। हम पहले समझते हैं छानन विधि। कुछ विधियां आप लोग को पहले से ही मालूम है जिसके बारे में हम डीपली नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बताते चलेंगे ताकि आप लोग को यहाँ पर एक अनुमान मिल जाए, ठीक है।
छानन विधि के द्वारा हम किसी भी द्रव पदार्थ से ठोस पदार्थ को छान करके अलग कर दे। जैसे मान के चलिए कि चाय में चाय पत्ती मिला हुआ है, उसको छान करके आप चाय पत्ती को अलग कर लीजिए, चाय को अलग कर लीजिए, जिसे हम छानन विधि कहते हैं। ठीक है, छानन विधि आप लोग को बहुत सिंपल है, जो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थिराना विधि। ठीक है, थिराना विधि किसे कहते हैं? तो किसी भी द्रव में अशुद्धि जब मिला होता है, उस अशुद्धि को थिरा करके अलग कर देना। यानी कि कोई जल है, उसमें अशुद्धि मिला हुआ है, ठीक है, और उसको हिला करके आप रख दीजिए चुपचाप, और रखने के बाद उसमें से जो अशुद्धि है वो नीचे बैठ जाएगा पेंदी में, और ऊपर जो द्रव बचा है उस द्रव को ऊपर आप निकाल लीजिए, जिसे हम थिराना विधि कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान था। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा में रवाकरण विधि। रवाकरण विधि, ठीक है, रवाकरण विधि में क्या होता है? कोई भी जो विलयन होता है, यानी कि कोई भी मान के चलिए संतृप्त या असंतृप्त, असंतृप्त तो नहीं, संतृप्त विलयन या फिर अति संतृप्त विलयन, जिस विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके और उससे धीरे धीरे ठंडा करके उसमें से जो रवा होता है, उस रवे को यानी कि ठोस पदार्थ को अलग कर देना रवाकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम कोई नमक लेते हैं, ठीक है, ये एक बीकर है, इस बीकर में हम नमक लेकर के इसमें घोल देते हैं। ठीक है, इसमें नमक घोल दिए तो ये एक विलयन बन गया। ठीक, इस विलयन को हम धीरे धीरे ठंडा करेंगे। ठीक, अब इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद जो इसमें नमक है वो नमक का रवा ऊपर दिखने लगेगा। ठीक है, तो जब हम नमक के रवा को ऊपर अलग से ठंडा करके निकाल लेंगे उस ठोस पदार्थ को, नमक जब नमक के रूप में आ जाएगा ये ठोस पदार्थ, तो उसे हम क्या कहेंगे? रवा कहेंगे, नमक का रवा हो जाएगा। तो इस रवा को अलग से निकाल लेंगे, जिसे हम रवाकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो इस विधि द्वारा जल से नमक को अलग किया जाता है। ठीक है, जिसे हम रवाकरण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आसवन विधि। आसवन विधि, आसवन विधि किसे कहते हैं? तो कोई भी मान के चलिए कि कोई द्रव है, ठीक है, इस द्रव को हम पहले गर्म करेंगे किसी ताप पर। ठीक है, आप गर्म करने के बाद क्या करेंगे? किसी ताप पर हम गर्म कर दिए। ठीक है, और गर्म करने के बाद ये वाष्पीकृत हो जाएगा, और जब वाष्पीकृत हो जाएगा ये, तो वाष्पीकृत होने के बाद इस वाष्पीकृत वाष्प को हम यानी कि इस भाप को हम इस फ्रीजर के द्वारा इसे हम क्या करेंगे? फ्रीजर के द्वारा दोबारा से इसे ठंडा करेंगे। ठीक है, और जब इसको ठंडा कर देंगे तो ये पूर्ण रूप से फिर किस में आ जाएगा? जल के रूप में आ जाएगा। तो जब ये फिर से जल के रूप में आ जाएगा तो उसे हम एक शुद्ध जल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, समझा रहा है सबको ना? फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको, आसवन विधि को। पहले हम किसी द्रव को लेंगे बीकर में और उसको गर्म करेंगे, गर्म करके उसको वाष्पीकृत करेंगे कि भाप बनाएंगे, और भाप को हम एक पाइप के द्वारा कहीं पर ले जा करके स्टोर करके उसको हम फ्रीजर के द्वारा ठंडा करेंगे। ठीक है, और उसको ठंडा करके हम फिर से उसको वापस जल के रूप में ला देंगे, तो वो एक शुद्ध जल बनता है। ठीक है, जिसे हम आशुद्ध जल कहते हैं। तो आसवन विधि के द्वारा आशुद्ध जल का निर्माण किया जाता है, जिसे हम शुद्ध जल भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम शुद्ध जल भी कहते हैं। इसमें किसी द्रव को पहले गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसको वाष्पीकृत किया जाएगा, वाष्पीकृत को उस वाष्प को ठंडा करके वापस जल के रूप में ला देना आसवन विधि कहलाता है, जिसके द्वारा शुद्ध जल का निर्माण किया जाता है, यानी शुद्ध जल बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि किसे कहते हैं? तो इस विधि के द्वारा किसी वैसे द्रव को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस विधि के द्वारा वैसे द्रव को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो। जैसे मान के चलिए कि हम जमीन से पेट्रोलियम निकालते हैं। ठीक है, इस पेट्रोलियम से अब हम लोगों को बहुत सारा ऑयल अलग अलग करना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए केरोसिन बनाना है, पेट्रोल बनाना है, डीजल बनाना है तो इन सबको अलग अलग किस विधि द्वारा किया जाएगा? तो इसको अलग अलग प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल और केरोसिन इन सब के क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। ठीक है, तो इस विधि द्वारा किसको अलग किया जाएगा? जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो। जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो उसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और विधि हम समझते हैं जिसे हम कहते हैं निस्यंदन विधि। निस्यंदन विधि, इस विधि द्वारा कोई द्रव में निलंबित ठोस पदार्थ यानी कि द्रव में मिला हुआ निलंबित
ठोस पदार्थ को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि धरती के अंदर जो जल है ना, उसको पंपिंग हैंड पंप द्वारा बाहर निकालना निस्यंदन विधि कहलाता है। ठीक है, धरती के अंदर जो जल होता है, धरती के अंदर के जल को हैंड पंप द्वारा अलग निकालना। ठीक है, ये जब धरती के अंदर से जल जो निकाला जा रहा है वो किस विधि द्वारा, तो निस्यंदन विधि द्वारा अलग निकाला जा रहा है। ठीक है, यानी कि किसी द्रव में ठोस पदार्थ का निलंबित जो होता है, किसी द्रव में जो ठोस पदार्थ निलंबित होता है उसको अलग कैसे किया जाता है, तो निस्यंदन विधि द्वारा। धरती के अंदर से जल को हैंडपंप द्वारा बाहर निकालते हैं तो वो किस विधि द्वारा, निस्यंदन विधि द्वारा अलग निकालते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कुछ जो ठोस द्रव और गैस होते हैं उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है तो उसमें क्या चेंजिंग होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए आइए, ठोस द्रव गैस पर ताप का प्रभाव। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, ठोस द्रव और गैस पर ताप का प्रभाव क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोगों को सबको लाइन से ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठोस द्रव गैस तो लिख दिए हैं और यहाँ पर ठोस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं कि द्रव को ठोस में चेंज करेंगे, यानी कि कोई भी चीज द्रव अवस्था में है उसको ठोस अवस्था में बदलेंगे। समझना क्या कर रहे हैं कि कोई भी चीज पानी है यानी कि जल है, उसको हम बर्फ बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि उसे हम जमा रहे हैं तो जिसे उसे क्या कहेंगे, जमना। यानी कि उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, फ्रीजिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। अगर हम यही कह रहे हैं कि ठोस पदार्थ को द्रव में चेंज करेंगे, यानी कि द्रव पदार्थ में चेंज करेंगे, कोई भी ठोस यानी कि बर्फ को पिघला करके पानी बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, पिघलाना। ठीक है, पिघलाना को इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि किसी द्रव को अगर हम गैस में चेंज करते हैं, ठीक है, किसी भी द्रव को अगर हम गैस में चेंज करते हैं तो इसे क्या कहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम द्रव को गैस में बदलेंगे, यानी कि मान के चलिए कोई पानी है और उसको हम वाष्प बना देंगे, यानी कि वाष्प भाप बना करके उड़ाएंगे तो उसे किस विधि द्वारा, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जिसे इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि किसी गैस को द्रव में चेंज करेंगे, यानी कि वाष्प जो है उसको हम दोबारा से पानी में बदलेंगे यानी जल में बदलेंगे तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं संघनन। ठीक है, क्या कहते हैं, संघनन, जिसे हम इंग्लिश में, संघनन का इंग्लिश यहाँ पर लिख रहे हैं कंडेंसेशन। ठीक है, क्या कहते हैं संघनन को, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि कोई गैस है, अगर हम उसको गैस को ठोस अवस्था में बदलेंगे तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं निक्षेपण। इसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। निक्षेपण। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, निक्षेपण को यहाँ पर हम डिनोट करते हैं, निक्षेपण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। निक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिपोजिशन। यानी कि हम जब गैस को ठोस में बदलेंगे तो किस विधि द्वारा, निक्षेपण विधि द्वारा, जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि कोई ठोस पदार्थ है, अगर हम उसको गैस में बदलते हैं तो वो किस विधि द्वारा बदलते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो सब्लिमेशन कहेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है, ये तो हम लोग समझे द्रव, ठोस और गैस का ताप पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम किस किस रूप में देखते हैं, तो ये हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में।
परमाणु का जो बनावट होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि परमाणु का जो बनावट होता है वो किस टाइप से होता है और इसको सबसे पहले किसने बताया, इसका मॉडल किसने दिया। ये सभी चीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में सेपरेटली समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।